जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे होम असाइनमेंट की। कल के लेक्चर में जो आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, फिर इसके बाद आज दो एरियाज कवर करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल्स का। जी इससे पहले हाँ एक कंसेप्ट रह गया था हमारा, प्रोसीजर बिफोर वो इन्वेंट्री काउंट वाले, वो भी करना है बिल्कुल। जी मेरे भाई, जी जी भाई आप सही कलम रहे हैं। इनका नहीं, मैं बताता हूँ। ये है एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन तो भाई क्या कह रहे हैं, सर आप पढ़ाते कुछ हो रहे हैं और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो पूछता कुछ हो रहा है, लिखा कुछ और होता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। मैं बताता हूँ, एक मिनट है। मैं पढ़ाता वो कंसेप्ट्स हूँ जो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में है, आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में जो कंसेप्ट है। लेकिन केस स्टडी वो आती है जो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में कंसेप्ट्स नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है। देखिए, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है, मैं पहले बताया था, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप सारे याद कर लेंगे और जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एरिया आइडेंटिफाई करके एज इट इज प्रोसीजर छाप लेंगे, आप कभी पास नहीं हो सकते। नहीं पास हो सकते। हाँ वो बता रहा हूं ना कैसे पास हो। आपने जो मैं करवा रहा हूं प्रोसीजर्स, आपने इसको समझना है, समझ लग जाते हैं, याद भी करना है। अच्छा याद क्यों करना है? क्योंकि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ सकता है। असल में क्वेश्चन सब्सटेंटिव प्रोसीजर में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक है रिप्रोडक्शन का, एक है केस स्टडी। जो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है उसमें तो एज इट इज छापना होता है। आपने देखा होगा जब एंड पे कुछ प्रोसीजर ऐसे भी होते हैं जिनमें कहता है बताओ इस एरिया को कैसे वेरीफाई करोगे। इन्वेंट्री में शायद उसने कहा होगा, मैं आपको भाई दिखाएं जरा, भी एग्जाम्पल भी साथ साथ होती रही ना। बुक दे दे वॉल्यूम 1 की। ये आपको मैं बताता हूं, जैसे फर्ज कीजिए क्लासिफिकेशन। हाँ जी, क्वेश्चन 8, रिकमेंड द प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड ऑन द एक्विजिशन ऑफ ए कंपनी बाय ऑडिट क्लाइंट। सिंपल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, गुडविल के प्रोसीजर। हमें क्वेश्चन में पता चल गया गुडविल के बारे में पूछ रहा है और गुडविल के प्रोसीजर छाप देने आपने। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 वैल्यूएशन असर्शन ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स व्हेन द कंपनी फॉलोज रीवैल्यूएशन पॉलिसी। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन के प्रोसीजर छापने हैं। फिर इसके बाद 2 भी यही क्वेश्चन है इसी तरह का। 3 में असर्शंस पूछ रहा है, 5 में भी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। ये सारे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन जो है वो एज इट इज आपने सिर्फ ये जज करना होता है एरिया कौन सा है, और पूरा एरिया पूछ रहा है कि पार्ट ऑफ द एरिया पूछ रहा है। इसके बाद आपने एज इट इज छापना होता है। इस बात पे एग्री करते हैं, मेरे साथ पिक कर रहे हैं? यानी हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि हम जो क्लास में स्टडी कर रहे हैं, आई कैप की बुक को सामने रख के कवर कर रहे हैं। उसमें से अगर इस एरिया में, अगर इस चैप्टर में से अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है तो एज इट इज हमने छापना होगा जो पढ़ा हुआ है वैसा ही, और वो पूछ भी रहा है, ठीक है। लेकिन अगर केस स्टडी आ जाए तो याद रखे नॉलेज आपका यही यूज होगा, लेकिन आपने एज इट इज उसको नहीं छापना होता, एज इट इज नहीं छापना होता, बल्कि केस स्टडी में गिवन इंफॉर्मेशन के लिहाज से आपने प्रोसीजर बताने हैं। और फर्क क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि नॉर्मली जो आपसे रटे वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, इसमें उसी एरिया के अंदर, जिस एरिया के ऊपर क्वेश्चन बनाएगा ना, उसी एरिया के अंदर रहेगा। उससे आपको रिप्रोडक्शन के किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं नजर आएगा कि वो एक ही पार्ट के अंदर दो एरियाज को इन्वॉल्व कर रहा है, कभी नहीं नजर आएगा, कभी नहीं नजर आएगा। लेकिन केस स्टडी के क्वेश्चन में वो अक्सर ऐसा करता है कि एक ही पार्ट के अंदर एक से ज्यादा एरियाज के प्रोसीजर पूछ लेता है, ठीक है। ऐसे हमने कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। आपने केस स्टडी को पढ़ के ये डिसाइड करना होता है कि इसमें कौन कौन सा एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, और फिर उसके बाद जब आप आइडेंटिफाई कर लें कि 2 या 3 एरियाज आपने आइडेंटिफाई कर लिए, रिसीवेबल का, लिटिगेशन का वगैरह वगैरह, तो जो उस एरिया के प्रोसीजर है वो फिर आपने उसमें छापने होते हैं। लेकिन इसमें कुछ एरियाज आई कैप केस स्टडी में ऐसे भी पूछ रहा है जो उसने अपनी बुक में प्रोसीजर नहीं लिखे हुए, इनमें आपको प्रॉब्लम आती होगी।
ठीक है, अगर उस एरिया के गिर्द घूम रहा हो ना तो फिर भी आप प्रोसीजर लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज, जैसे उसने कह दिया लॉस बाय फायर, अब लॉस बाय फायर हमने ना तो पढ़े या ना आगे पढ़ेंगे, आपकी पूरी बुक में प्रोसीजर नहीं है, लेकिन उसने पूछ लिया। आपका शिकायत बिल्कुल ठीक है सर, इस केस में हम क्या करें? जो आपने पढ़ाया है वो तो क्वेश्चन में कोई और चीज पूछ रहा है। हमने क्या किया है, अब इसमें एक तो आपने जजमेंट अप्लाई करनी है, लेकिन स्टूडेंट चूंकि इस लेवल पे नहीं होता कि जजमेंट अप्लाई कर सके, हमने कोशिश की है कि हत्तुल इम्कान इस तरह के एडिशनल एरियाज भी जो ICAP की बुक में नहीं है लेकिन पास्ट पेपर्स के केस स्टडीज में पूछ रहा है, वो आपको दे दें। और वो आपको दे भी दिए गए। कहाँ है भला? हाँ जी, वो टेबल 1 पेजर के नीचे एंड पे। शाबाश। अदर एरियाज अगर आप उनको पढ़ेंगे, मे भी इक्का दुक्का और एरियाज भी आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन जैसे जैसे अगर कोई मजीद एरिया आएगा मैं आपके साथ वो भी प्रोसीजर शेयर करता रहूंगा। और उम्मीद है जब आप ये अदर एरियाज को भी पढ़ लेंगे ना, इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर पढ़ाया कुछ और है, जहां से निकाला उधर ही रखो। शाबाश, फौरन फौरन फौरन। तो जो पढ़ाया है आपने वो कोई और है और जो क्वेश्चन करवाया वो दिया है वो कोई और, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप अदर एरियाज को भी पढ़ लेंगे और याद करेंगे। जी 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 जी। अगर आप सजेशन है सर, आप पास पेपर, जी जी जी, अगर आप उसको टैकल करने का तरीका देखिए टैकल करने का तरीका यही है, आपने केस स्टडी को पढ़ना है। उन्होंने कहा सर ठीक है आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, जो किताब में लिखा वो भी पढ़ा दिया, जो पास पेपर के क्वेश्चन में टेस्ट कर रहा है कंसेप्ट और किताब में मौजूद नहीं है आप वो भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हमें पता चल रहा है। लेकिन रिस्क तो फिर भी यही है कि एग्जाम में हो सकता है अनसीन क्वेश्चन आ जाए। तो आप हमें तरीका बताइए कि हम उस तरीके पे चले और अगर अनसीन क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको अटेम्प्ट कर सके। यही क्वेश्चन है आपका। अच्छा अब तरीका सुन लीजिए फिर, लेकिन याद रखिएगा हम डेली जिस तरह केस स्टडी अटेम्प्ट करते हैं ना वो तरीका है, लेकिन मैं आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहले आपने केस स्टडी की रिक्वायरमेंट पढ़ के ये अंदाजा लगाना है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का, ये पता चल जाएगा। क्योंकि हम रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं वो बात का प्रोसीजर एविडेंस की बात कर रहा होता है। उसके बाद आपने ये देखना है पढ़ के उसको कि इसमें एरिया कौन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है। केस स्टडी में मल्टीपल एरियाज इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मली, यानी बजाय ये कि वो एक ही एरिया के ऊपर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, वो एक सिचुएशन के अंदर 2 या 3 एरियाज दे देगा, 2-2 3-3 मार्क्स के साथ। ठीक है, वो एरिया आइडेंटिफाई करना है। एरिया आइडेंटिफाई होता है और होना चाहिए, ये कोई प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि यार ये एरिया जो है ना इसके प्रोसीजर कौन से है, ये पता नहीं हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये प्रॉब्लम आनी चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि एरिया कौन सा है, वो आपको पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर आपको यही नहीं पता चला ना कि एरिया कौन सा है फिर प्रॉब्लम है। लेकिन एरिया पता चल गया, अब ये नहीं पता चल रहा प्रोसीजर कहां पे लिखे हुए थे, तो मे भी वो प्रोसीजर आपके बुक में लिखे हो, नहीं तो कुछ के प्रोसीजर जो बुक में नहीं लिखे वो आपको 1 पेजर में मिल जाएंगे। ठीक है, वो 1 पेजर में मिल जाए। अगर उसमें भी प्रोसीजर नहीं मिलता आप उसको लिखे और मुझे बताएं, ठीक है, मैं फिर उसको ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद यही है कि वो पास्ट पेपर्स के ट्रेंड को फॉलो करेगा और जो प्रोसीजर आपको 1 पेजर पे एडिशनल दे दिए गए हैं उनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ इक्का दुक्का ऐसा है जो अभी भी हमने ऐड करवाना है आपसे। जैसे अभी मैं आज का लेक्चर जब तैयार कर रहा था, क्वेश्चन देख रहा था तो एक और एरिया आ गया, लेकिन वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप खुद से अपनी जजमेंट के जरिए से मुझे बताएं कि इस एरिया में क्या प्रोसीजर परफॉर्म। असल मेरा जो लेक्चर होता है ना वो ये प्रोसीजर पढ़ाना नहीं होता, आपको केस स्टडी करवाना होता है। केस स्टडी में जो कंसेप्ट डिस्कस हो रहे होते हैं ना वो सीखा था। ठीक है, ये तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। आप अभी किसी भी एरिया को उठा के देख लें, उसके सारे प्रोसीजर पढ़ लें, आपको समझ लग जाएगी क्या कह रहा है। टेस्ट करके देख लें कोई भी। मैं अभी अगर आपसे ये कहूँ ना, वो जब मैं शुरू में ऑडिट स्टार्ट किया था तब मैं इस वक्त नॉर्मली ये किया करता था, क्या आप स्टूडेंट को कह दिया ट्रेड रिसीवेबल का एरिया पढ़ के आना, कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लेना। स्टूडेंट पढ़ के आते थे, ना वो पढ़ते थे ना उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं भी अजूम कर लेता था नहीं पूछ रहे तो आता ही होगा उन्हें। लेकिन अब मैं ऐसे नहीं करता, अब मैं एक खुद से पढ़ाता हूँ फिर उसके साथ केस स्टडी भी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, हाँ जब उनका रिजल्ट आया फिर ही पता चलता है ना, उस्ताद ऐसे तो पक्का नहीं हो जाता। जी और कोई क्वेश्चन?
मटेरियल को लिखा है चेक वेदर करेक्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। ये क्वांटिटी मटेरियल की आप कौन सी डॉक्यूमेंट यूज करेंगे? एक प्रोसीजर है इन्वेंट्री में, कौन सा प्रोसीजर है? चेक वेदर करेक्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। चेक करना है कि वेदर करेक्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज यूज। असल में प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है कि हर प्रोडक्ट जो बननी है ना उस पर कितना मटेरियल लगेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिंपल, हम क्लाइंट को कहते हैं भाई कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस कितना था, परचेजेस कितनी हुई, क्लोजिंग कितना कंजम्पशन निकल आती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ कंजम्पशन को डिवाइड कर लेते हैं और कहते हैं बताओ इतने यूनिट बने या कि नहीं बने। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पेज होता है ना, उससे हम कंपेयर कर लेते हैं कि मटेरियल यूज कितना होना चाहिए था और एक्चुअली कितना हुआ। अक्सर फैक्ट्री मैनेजर वाले क्या करते हैं कि वो मटेरियल जो है ना मार्केट में सेल कर रहे होते हैं और कहते हैं कंज्यूम हो गया सर। असल में वेरिएंस एनालिसिस जो आप कैलकुलेट करते हैं ना कॉस्ट में, आपको तो सिर्फ ये बता दिया जाता है उसकी एडजस्टमेंट इधर डालो इधर डालो इधर डालो। ऑडिट में ये भी सिखाया जाता है भाई पहले पूछो वेरिएंस आया क्यों। वेरिएंस है, एक होता है वेरिएंस की भी दो रीजन होती हैं। अब बात आगे चली जाएगी डिटेल में। प्राइस का वेरिएंस जस्टिफाइड होता है, क्वांटिटी का वेरिएंस जस्टिफाइड नहीं होता। एज ऑडिटर हम सीधा क्वांटिटी के वेरिएंस पे पहुंच जाते हैं, भाई किधर गए स्टॉक। ठीक है जी। वॉल्यूम 2 के जैसी सोल्यूशन जो है वो किसने लिखे हैं? अच्छा, मेरी एक आदत है, ये मैं आपको बता दूं। आपने सम टाइम ऐसा लिखा होगा, बाज़ औक़ात गलती हो जाती है, कभी जीआरएन की जगह जीडीएन लिखा जाता है, कभी एक आधा प्रोसीजर कम हो गया ज्यादा होगा। ये क्यों होते हैं? देखें, काम करने का ना एक, अब मैं वैसे ज्यादा नहीं डिस्कस करना चाहता है इस बात को। काम करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है बंदा सेफ खेले। सेफ कैसे खेलता है बंदा? आई कैप का सोल्यूशन आया एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, ये सेफ है। कोई अव्वल तो कोई गलती होगी नहीं, और कोई गलती होगी भी हम कहते हैं आई कैप की गलती है, भाई मेरी थोड़ी गलती है, ये होता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो क्या? आई कैप का सोल्यूशन एक ही बंदा नहीं बना रहा होता, वहां पे जिसको भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हर बंदा उसकी अपनी वोकैबुलरी होती है, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। वो इस तरीके से सोल्यूशन बाज़ औक़ात बनाते हैं जो कि होता तो टेक्निकली करेक्ट है, स्टूडेंट के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। आप आई कैप की किताब पढ़ लेंगे, आपको समझ आती जाएगी। आप एवरेज स्टूडेंट आई कैप की किताब को याद नहीं कर सकता, याद करके देख ले, नहीं याद होगा आपको, उसके कुछ आपको रीजन समझ नहीं आएगी। लेकिन जो परफेक्ट टीचर है ना, उनको अंदाजा होता है कि वो कंसेप्ट समझाने के लिए उस बंदे ने जिसे किताब लिखी है उसका ये सर नहीं है कि स्टूडेंट को याद भी करवाना है या स्टूडेंट को समझाना भी है। उसकी ये सरदर्द किसकी होती है? उस्ताद की। उसमें अगर कोई कमी, हाँ भाई, तो इसीलिए अगर हम एज इट इज सोल्यूशन को कॉपी पेस्ट कर दें तो इसमें टीचर तो की जिंदगी तो सुकून में है, लेकिन स्टूडेंट की जिंदगी जो है ना वो थोड़ी टफ हो जाती है। वो कहता है सर इसी तरह की केस स्टडी है, उधर फॉर्मेट कुछ हो रहा है, फॉर्मेट कुछ हो रहा है, बताया किसको फॉलो करना है। अकाउंटिंग में शायद आप इस तरह का इशू फेस करते होगे, एक ही डेट में हाँ एक फॉर्मेट कुछ हो रहा है दूसरा फॉर्मेट। तो जरूरी होता है कि एक सिमेट्री हो। स्टूडेंट को तो आप एग्जाम में बैठ के ये डिसाइड तो नहीं करेंगे कि ये इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मेट लगाना है, इसमें कौन सा। तो एक ही तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, सिमेट्री, ताकि आप उसको फॉलो करें। इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है पूरी बुक में कोई भी काम जो मैं करता हूं ना, कॉपी पेस्ट ना करो। एक सोल्यूशन जो है वो मैं खुद से लिखता हूँ, खुद से बैठ के। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर मेरे जो काम होते हैं वो डिले हो जाते हैं। नहीं, मकसद ये नहीं था, मकसद ये नहीं था। मेरे अक्सर जो काम है ना, जो मैंने टास्क, वो डिले हो जाते हैं। लेकिन इस वजह से होते हैं कि जब तक मेरी तसल्ली नहीं होती ना, मैं वो चीज स्टूडेंट को नहीं प्रोवाइड करता, वहां मुनासिब नहीं होता वो बाद में। तो इसीलिए गलतियां जरूर होंगी, गलतियां बल्कि शायद दूसरों की निस्बत ज्यादा होंगी, शायद किसी दूसरे बुक में, हाँ। लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि आसान हो जाए, क्योंकि बंदा जब जो काम करेगा वही गलती करेगा ना। जिसने काम ही नहीं करना उससे गलती क्या होगी? मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे टीचर काम नहीं करते, ऐसे सारे का, हर एक का अपना अपना तरीकाकार होता है, हर एक का अपना अपना तरीकाकार होता है। हाँ बस, हाँ जहां कहीं कभी ऐसा हो इक्का दुक्का ऐसा कि मैंने एज इट इज अगर प्रोड्यूस कर दिया तो मैं नीचे स्पेसिफिकली लिखता हूँ कि ये आई कैप का जैसी सोल्यूशन है, उसको मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया। तो जहां कहीं अगर आपको ऐसी चीज मिले लिखी हुई तो इसका मतलब मैंने कॉपी पेस्ट किया। अगर नहीं लिखी इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन जो है उसका एक एक लफ्ज जो है वो और बेसिकली उसमें सिर्फ मैं नहीं, उसमें स्टूडेंट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आप अगर कहेंगे उसको स्टूडेंट ने बताया सर इसमें मटेरियलिटी की कैलकुलेशन नहीं है, तो मैंने देखा बाकी कैलकुलेशन नहीं थी, तो वो ये बेसिकली सिर्फ मेरा वर्क नहीं है, वो बहुत से स्टूडेंट्स का भी वर्क है। लेकिन जाहिर है क्रेडिट तो सीनियर को ही जाता है।
बहरहाल हाँ एग्जामिनर कमेंट्स एग्जामिनर क्या, वो मेरे नहीं है। लेकिन एक काम मैं करता हूँ, एग्जामिनर कमेंट्स को एज इट इज नहीं प्रोड्यूस करता। एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े ना नहीं, उसको इजी भी नहीं करता। एग्जामिनर कमेंट्स में बाज़ का आता है इररिलेवेंट चीज, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है, इन दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सटर्नल कंफर्मेशन इन विच ए कंफर्मेशन लेटर वाज सेंट टू ए पार्टी एंड रिप्लाई वाज नॉट रिसीव्ड एंड स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई व्हिच प्रोसीजर वुड बी परफॉर्म्ड इन दिस सिचुएशन। फिर आगे वो कमेंट शुरू करता है। अब यहाँ तक कमेंट्स का हिस्सा है, लेकिन इससे कुछ भी बात, ये सलाम दुआ है बस। तो जो कमेंट्स में सलाम दुआ होती है ना, वो मैं निकाल देता हूँ, बस ये काम करता हूँ, बाकी कमेंट्स उसी के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब और तो कोई क्वेश्चन जी मेरे भाई? हाँ सब्सिक्वेंट क्लियरेंस आज बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। पहले प्रैक्टिस की तरफ आ जाए, जल्दी से आ जाए। अब आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, जिससे पूछ, हाँ पहले भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे यार। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ शहबाज केमिकल्स लिमिटेड SCL for the year ended 31st December 2016, audit team requirement, explain the steps which the auditor should perform to ensure that carrying value of inventory is based on lower of cost and NRV। इसका मतलब मुझे पता चल गया, इन्वेंट्री के प्रोसीजर पूछ रहा है और कास्ट एंड NRV वैल्यूएशन के ऊपर है, पूरा एरिया नहीं, पार्ट ऑफ द एरिया पूछ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में देख लूं, क्वेश्चन में कहीं कोई स्पेसिफिक ट्विस्ट तो नहीं डाल रहा कहानी में, जिसके ऊपर फोकस करना हो। ऑडिट ऑफ शहबाज केमिकल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st December, द ऑडिट टीम हैड नोटिस्ड दैट सेल्स ऑफ SCL हैज डिक्लाइंड ड्यू टू वेरियस रीजंस। सेल्स डिक्लाइन हुई, इसका मतलब है प्रोडक्ट की NRV में मसला है, प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट हो गई ड्यू टू वेरियस, एंड SCL इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन सेलिंग द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री एट करंट प्राइस लेवल। अच्छा हमें पता चल गया रिस्क NRV, लेकिन उसने खुद से रिक्वायरमेंट में भी बता दिया कि कैसे इंश्योर करेंगे इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे। ये क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का है, इसमें उसने जो एरिया पूछा है वो इन्वेंट्री का, और जो असर्शन है वो वैल्यूएशन एलोकेशन। यहां पे पहुंच गए आप? अच्छा बताइए, सिर्फ कॉस्ट के प्रोसीजर लिखेंगे, सिर्फ NRV के दोनों के? उसने नोट कीजिए, लिखा हुआ है कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। तो कॉस्ट और देखे दोनों में से लोअर के ऊपर अगर वैल्यू कर दें इन्वेंट्री, तो दोनों की अमाउंट पता होनी चाहिए ना। लेकिन चूंकि मार्क्स कम है, तो मुझे पता है प्रैक्टिस से कि एग्जामिनर का ज्यादा फोकस NRV पे होता है, कॉस्ट में नहीं। तो मैं कॉस्ट को कवर जरूर करूंगा, लेकिन एक आधा प्रोसीजर में, बाकी NRV के ऊपर चला जाऊं। तो इन्वेंट्री की NRV के प्रोसीजर याद है आपको जी? क्या NRV के प्रोसीजर इन्वेंट्री के? नहीं याद? पढ़ के तो आए होगे। दो प्रोसीजर बता, एक प्रोसीजर बता दे इन्वेंट्री के NRV का, बस मैनेजमेंट से डिस्कस करना। एजिंग रिपोर्ट, फिजिकल कंडीशन देखनी, सेल प्राइस देखनी है, ये रेंट के बाद किस प्राइस पे सेल हुई इन्वेंट्री, वो उसकी सबसे बेहतर NRV होती। हाँ जी, और अगर इन्वेंट्री को रिटर्न हुई है वो भी देखना है, हो सकता है इसका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो जी। आप ये चेक करें कि उन्होंने कॉस्ट और NRV इन दोनों की कंपैरिजन में किया है, यानी और ऊपर उसने ये भी हमें कंफर्म बता दिया कि NRV सेल प्राइस भी कम है। और हाँ जी, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन उसने बताई उससे ये कंफर्म हमें तकरीबन हो रहा है कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है। अब हमने जो प्रोसीजर बताने हैं वो उसकी ये एब्सोल्यूट इन्वेंट्री को भी आइडेंटिफाई करने के लिए है और उसकी वैल्यू क्या होगी उसके लिए भी है। दोनों ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को भी आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन सी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट, क्योंकि समटाइम्स कंपनी से एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं। कुछ प्रोडक्ट हो सकता है ऑब्सोलीट हो, कुछ ना हो, मतलब सेल कम हुई है, जीरो तो नहीं होगी, इसका मतलब कोई ना कोई इन्वेंट्री तो सेल हो रही है। तो हम जब एजिंग रिपोर्ट लेते हैं ना, उनका क्वेश्चन ये है कि सर आपने एजिंग रिपोर्ट वाला प्रोसीजर क्यों लिखा? ठीक है, क्यों एजिंग रिपोर्ट तो इसलिए होती है कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई कि नहीं हो गई। तो क्वेश्चन में हालांकि क्लियरली कह रहा है कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है इस इंफॉर्मेशन से।
तो इन्वेंट्री कौन सा हिस्सा ऑब्सोलीट हुआ है, कौन सा उसका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हुआ है, इसके लिए हमें एजिंग रिपोर्ट की तरफ जाना पड़ता है। आगे चलते हैं। Identify and explain 4 financial statement assertion relevant to accounts balances at year end. Account balance से related 4 assertion कौन कौन? 6 बतानी है, सॉरी 6 है, 4 बतानी है, ठीक है। For each identified assertion describe substantive procedure relevant to audit of year end inventory. 1 मिनट है ये प्रोसीजर में, 1 मिनट है ये। assertions आप बता दी, कोई assertion बताएं। Existence इन्वेंट्री से रिलेटेड प्रोसीजर बताएं। 1 मिनट है ये, उनको बताने दीजिए, जल्दी से बताएं। फिजिकल काउंट, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे और लिस्ट से फ्लोर चेकिंग करेंगे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। दूसरी सेशन बताइए जी जी। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन काउंट बैलेंस की सेशन है क्या? क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर बताएं मेरे भाई। कट ऑफ ऑन सेल एंड परचेज, नहीं ये क्लासिफिकेशन के लिए है। अच्छा वो कट ऑफ, ठीक है, वो इनकम स्टेटमेंट का डायरेक्ट उसका था, हाँ ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गया, कट ऑफ और स्कैन लेजर, इसमें की हाई वैल्यू आइटम्स तो नहीं है, शाबाश। अगली सेशन बताइए आप बताएं। कंप्लीटनेस, जी मेरे भाई, कंप्लीटनेस से रिलेटेड प्रोसीजर बताइए। हाँ जी, फ्लोर टू लिस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, और एक और एग्री रिकॉर्ड। कंप्लीटनेस के लिए हमेशा एग्री रिकॉर्ड कि जो बैलेंस शीट में फिगर आ रही है उसको हम अपना जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उसके साथ मैच करते रहें। जैसे इन्वेंट्री के केस में क्या रिकॉर्ड हो सकता है? स्टॉक शीट के साथ, इन्वेंट्री अकाउंट के साथ, ठीक है, इसके साथ हम एग्री करेंगे तो कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाए। क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? जो तीसरा क्वेश्चन था वो असल में वो स्टॉक अकाउंट वाले प्रोसीजर से रिलेट कर रहा था, हाँ वो नहीं किया था, इसलिए वो असाइनमेंट का हिस्सा ना समझे। क्वेश्चन नंबर 11 अभी वही अर्ज किया है, वो असाइनमेंट में शामिल था, लेकिन जो कि कंसेप्ट एंड पे नहीं पढ़ाया था, और आपने, हालांकि मैंने कहा था पढ़ के आना है। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के आए हैं? अभी देख लें कितने पास होंगे इंशाल्लाह। ये ले देख लें, चाहे टपाया भी हो, पढ़ के आए हो, पढ़ के तो आए हैं ना, चाहे टपाया, ये देख ले कितने। वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन हुए, असल कहानी अभी बाकी है, असल गेम इधर है भाई। एंडिव हो जाए कोई बात नहीं, असल यही है, मैंने सिखाना है। वो तो आपको बताया, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये भी ऐसे खुद कर सकते हैं आप। रिक्वायरमेंट फॉर ईच ऑफ, अब इसमें भी 2 पार्ट्स थे, मैंने सिर्फ 2 या 3 थे, मैंने सिर्फ रेलिवेंट पोर्शन उठाया। कह रहा फॉर ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट मेट स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच में बी परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम। पता चल गया प्रोसीजर पूछ रहा है। डिस्कस विद रीजन इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट में इम्पैक्ट भी पूछ रहा है। अच्छा अब ये मेरे भाई अप्रोच वाले भाई तवज्जो इधर। यू आर ए पार्टनर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स आर अंडर योर कंसिडरेशन। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ईपीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी, अजीब को गरीब सा ईयर एंड दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। 31 जनवरी 2020 include inventory of ₹26 million that was purchased on 1st January 2021 for fulfilling a large specialized order of a foreign customer। यहां तक मुझे कहानी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं है, परचेज किया था, ठीक है। अगर यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देता है तो हम उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसीजर और उसकी कॉस्ट की वेरिफिकेशन की तरफ चले जाएंगे। ड्यू टू सडन इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन इन द फॉरेन कंट्री, customer cancelled the order on 28 January 2021. The draft financial statement showed that EPL's profit before tax is 130 million. ये तो उसने हमें 1 नंबर पक्का मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, उसको कंपेयर कर लेंगे इसमें। बताइए मेन इशू के, 1 मिनट है, आप भी बताइए मेरे भाई। इसमें एनआरवी, आपको क्वेश्चन को पढ़ के पता चल गया कि एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है।
अच्छा, उसने हमें वैल्यूएशन के प्रोसीजर तो बताए हैं, लेकिन ये प्रोसीजर नहीं बताया कि अगर कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर दे तो उसकी इन्वेंट्री को कैसे मेजर करना है। लेकिन क्या हमने जो कंसेप्ट पढ़ा उसकी बेस पे इसकी एनआरवी को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज नहीं, एज इट इज इसको छापा नहीं लगाना, क्योंकि इसमें एजिंग रिपोर्ट वाला पॉइंट मेरा ख्याल है वो रेलिवेंट नहीं होगा हमने केस के लिहाज से। अच्छा, ये सारे एग्री करते हैं कि एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री हमने इसमें उसको कैलकुलेट करके बता दें, क्योंकि मेन इशू ये है। देखिए, अगर होती ना रेगुलर इन्वेंट्री तो एक कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल किया दूसरे को बेच सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री आइटम होती है ना, वो नहीं से वो रेगुलरली सेल नहीं हो सकते रेगुलर। अब बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इस सिचुएशन में? मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे कि क्या इस इन्वेंट्री का कोई अल्टरनेट यूज है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर कोई डैमेजेस वगैरह क्लेम हो सकते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? क्या ये रेलिवेंट प्रोसीजर होगा? ये रेलिवेंट प्रोसीजर होगा क्योंकि उसने लिखा हुआ है कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। एक प्रोसीजर ये भी लिखेंगे इसमें, कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, देखेंगे एज पर कॉन्ट्रैक्ट कोई रिकवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती जी। सेल्स रिटर्न नहीं, अभी तो सेल्स हुई ही नहीं थी। मटेरियल खरीदा है, ये वापस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? नहीं, ये प्रोसीजर नहीं है। अब इन्वेंट्री आपकी है, अब आपने इसके एनआरवी के प्रोसीजर क्या? एक तो आपको पता है एनआरवी डिपेंड करती है बेस्ट अल्टरनेट यूज के ऊपर, ठीक है, कि बेस्ट अल्टरनेट यूज क्या है, मैनेजमेंट से वो पूछेंगे। फिर इन्वेंट्री की कैलकुलेशन मैनेजमेंट से लेंगे, इस एनआरवी की कैलकुलेशन, उसकी कैलकुलेशन को चेक करेंगे। और इसके अलावा ईयर एंड के बाद इस इन्वेंट्री को किस प्राइस पे सेल किया है या क्या डिस्पोज किया, इसका सब्सिक्वेंट स्टेटस देखेंगे। आप ये कह रहे हैं कि अगर कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है तो हम भी सप्लायर से हम चीजें रिसीव कर चुके हैं, अब चीजें आप रिसीव कर चुके हैं तो अब तो वापस मुश्किल होगा, ठीक है, यानी इन्वेंट्री में हमारी शामिल है। तो इसको आपने परचेज रिटर्न की तरफ नहीं लेके जाना। सेल्स रिटर्न है, इसमें दो इश्यूज थे, एक इन्वेंट्री की एनआरवी के प्रोसीजर बताने हैं और दूसरा एक हिडन इशू था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। कहना जी, उसने एडवांस नहीं दिया क्वेश्चन में कोई नई इन्फॉर्मेशन, तो इसका मतलब है एडवांस नहीं दिया होगा। अब अगर आपने अपने प्रोसीजर से इसकी एनआरवी कैलकुलेट कर ली और क्लाइंट ने अब आगे फर्दर कह रहे हैं इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताइए। पहली सिचुएशन, अगर क्लाइंट ने इस इन्वेंट्री को एनआरवी पे रिकॉर्ड कर लिया, अनमोडिफाइड ओपिनियन, की ऑर्डर मैटर आएगा क्या? की ऑर्डर मैटर क्यों आएगा? स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री है और एनआरवी, बिल्कुल एनआरवी वैल्यूएशन जब कभी हम डिटरमिन करते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स इशू होता है। स्पेशलाइज्ड नेचर इन्वेंट्री अगर तो अनमोडिफाइड, और अगर इसको एनआरवी पे राइट डाउन नहीं किया गया तो फिर मिस स्टेटमेंट होगी। इफेक्ट क्या है? मटेरियल कंपेयर कर लिया आपने कैलकुलेट करके, क्वालिफाइड ओपिनियन, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया ये इशू? चल जी, डिस्क्लोजर की बात क्या करनी? हाँ, प्रोसीजर में ये लिख सकते हैं। प्रोसीजर में एक प्रोसीजर ये भी आ सकता है कि हम इंश्योर करेंगे जो इन्वेंट्री एनआरवी पे राइट डाउन की गई है अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई है। बिल्कुल, क्योंकि जो इन्वेंट्री एनआरवी पे राइट डाउन की जाती है उसका डिस्क्लोजर भी दिया जाता है। बिल्कुल, प्रोसीजर में ये प्रोसीजर भी लिख सकते हैं जो पार्ट 1A वाला है ना ऊपर, इसमें नहीं, मिस स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर का जिक्र कर, अमाउंट्स के बेस पे क्वालिफिकेशन हो रही है वो काफी है। नहीं, कॉस्ट के प्रोसीजर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल।
उसने सिर्फ एनआरबी के प्रोसेस में फोकस किस इशू के ऊपर किया है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर। उसने बताया, उसने हमें कोई एक ऐसा इशू बता दिया जो इन्वेंट्री की एनआरबी को इफेक्ट करता है। ऐसा इशू बता दिया जो इन्वेंट्री की एनआरबी को इफेक्ट करता है, तो हमने एनआरबी को फोकस किया। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन 3। रिक्वायरमेंट सेम रिक्वायरमेंट तकरीबन। कह रहा है फॉर ईच ऑफ द इशू स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर व्हिच मे बी परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम, डिस्कस विद रीजन द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। वही दोनों चीजें, प्रोसीजर बताने हैं और इम्प्लीकेशन रिपोर्ट बतानी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ ओक प्राइवेट लिमिटेड OPL फॉर द ईयर एंडिंग 30 September 2020। The following issues have been brought to your note by your audit team. नोटिस सुनिए, क्या हमारे नोटिस में आई है चीज। During planning the year-end inventory count, audit team decided to visit third-party premises for inventory valued at ₹10 million. थर्ड पार्टी की प्रेमिसेस को क्यों? इन्वेंट्री वहां पे रखी हो, बिल्कुल ठीक है। समटाइम सप्लायर की वेयर हाउस पे भी इन्वेंट्री रख देते हैं ना, कल डिस्कस किया एग्जांपल। Third party has informed that because of the restriction imposed by the government in the wake of COVID-19, it has limited number of staff and consequently may not allow the audit team to visit its premises for inventory count at year end. कह रहे year end पे इधर लॉकडाउन लगा हुआ है, स्टाफ कम है, year end के ऊपर आपको स्टॉक काउंट नहीं करवाया जा सकता। However, the audit team may visit its premises on or after 31 October 2020 for inventory count. क्या डायरेक्ट स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, या आपको लग रहा है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाना चाहिए, अल्टरनेटिव प्रोसीजर ही पूछ रहा है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस है। पहले कोशिश ये करेंगे कि ईयर एंड पे यानी 30 सितंबर को ही किसी तरीके से वेरिफिकेशन हो जाए, और दूसरी अगर 30 सितंबर पे वेरिफिकेशन नहीं हो सकती तो फिर जिस दिन वेरिफिकेशन हो सकती है उस दिन करके रिकंसाइल कर लेंगे। अब ईयर एंड पे कैसे वेरिफिकेशन हो सकती है, कोई तरीकाकार है? वीडियो कैमरास के जरिए से आप ऑनलाइन उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लोकल कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज कर सकते हैं, कबूतर नहीं भेज सकते। अच्छा, अगर चलिए ये तो हमने वीडियो की बात कर ली 30 सितंबर के ऊपर, ड्रोन कैमरा बिल्कुल ये भी ठीक है। अगर हाँ यार ड्रोन कैमरा इसीलिए भेजेंगे ना, इन्वेंट्री है तो उसको तस्वीरें लेके हमें भेजे। अगर 31 अक्टूबर को स्टॉक काउंट किया है, रिवर्स वर्क, अच्छा रिवर्स वर्किंग को एक्सप्लेन करना है आपने। रिवर्स सेल्स को ऐड करके परचेजेस को लेस करेंगे, ये आप अकाउंटिंग का तरीकाकार बता रहे हैं, रिवर्स वर्किंग का, ऑडिट का नहीं। ये बात प्रोसीजर ठीक है, ऐसे लिखेंगे, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं की। आपने जो सेल और परचेजेस को ऐड लेस कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा रिलायबल फिगर्स है? सेल्स को हम वेरीफाई करेंगे गुड डिस्पैच नोट के साथ, परचेजेस को वेरीफाई करेंगे GRN के साथ। जिन फिगर्स को आइटर जिस फिगर को भी यूज करता है ना क्लाइंट के, जिस भी फिगर को, उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को चेक करता है। ये हमने शायद चैप्टर 3 में कंसेप्ट स्टडी किया था, 2 या 3 में, कि आइटर क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन यूज करता है ना, जो भी इंफॉर्मेशन, उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को कंफर्म कर। तो आप क्लाइंट की सेल्स की फिगर, ये सेल्स और परचेज की फिगर क्लाइंट ने दी है ना, एज इट इज यूज कर ले, कि उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को चेक करें। कॉर्पोरेटिव एविडेंस, तो वो आपने मेंशन करना है जब रिकंसिलिएशन बना रहे हो। आगे चलते हैं, कह रहे हैं डिस्कस विद रीजन इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अब इससे अगर तो आपको एविडेंस मिल गया तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ किस लिए आएगा? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में कोई ऐसी सिचुएशन उस डिस्क्लोजर में आता है जो फंडामेंटल हो, जो स्टैंडर्ड ने एग्जांपल दी। हर डिस्क्लोजर पे एम्फसिस ऑफ मैटर थोड़ा ही आएगा। तो स्कोप लिमिटेशन, अगर एविडेंस मिल गया तो अनमॉडिफाइड, और एविडेंस नहीं मिला तो क्या इफेक्ट उसने बताया है? 10 मिलियन को 7.5 ये मटेरियलिटी लेवल के साथ कंपेयर कर लें, ये मेरे ख्याल में मटेरियल होगा क्वालिफाइड ओपिनियन अगर एविडेंस नहीं मिला।
क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स में ये डिस्कस कर सकते हैं कि डेडलाइन एक्सटेंड कर दे? एक प्रोसीजर के तौर पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो हमें कहीं पे ये इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा कि डेडलाइन करीब है। वो तो खुद उसने कह दिया कि भाई 31 अक्टूबर को आ जाओ, तो डेडलाइन एक्सटेंड करके भी हमने यही काम करना है ना। 31 अक्टूबर को ना से 30 नवंबर पे चले जाएंगे, काम तो यही करना है, रिवर्स वर्किंग करनी है। स्ट्रिक्ट एसओपीज के मुताबिक करने नहीं, वो कह रहा है पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ले लो जी। हाँ, इनका क्वेश्चन ये है कि सर है तो ये इन्वेंटरी, ये अहम, ये मेरे भाई इसका जवाब देंगे, नहीं मेरी बहन भी जवाब देंगे इसका, भाई रहने दें। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे उनका सवाल ये है, सर है ये इन्वेंट्री का एरिया, आपने सारा फोकस हमारा करवा दिया कि इन्वेंट्री ईयर एंड पे नहीं, किसी दूसरी डेट, ईयर एंड पे पॉसिबल नहीं है, किसी दूसरी डेट पे काउंट कर रहे हैं और किस तरीके से ईयर एंड के फिगर पे पहुंचना है। लेकिन इन्वेंट्री के जो रेगुलर प्रोसीजर्स हैं वो तो उनका आपने सोल्यूशन में जिक्र करवाया ही नहीं। हालांकि इन्वेंट्री को वेरीफाई करते हुए जो रेगुलर प्रोसीजर हैं वो भी तो हम क्लासिफिकेशन के हैं, उसके प्रेजेंटेशन के हैं, ठीक है, इसके अलावा कंप्लीटनेस के, राइट्स के, उनका तो कहीं जिक्र किया ही नहीं। सारी डिस्कशन आपने एक ही इशू के ऊपर कर दी है। तो क्या वो दूसरे जो जनरल प्रोसीजर्स हैं, वो भी इसमें लिखने चाहिए? एक मिनट जी, शाबाश। वो कह रही है स्पेसिफिक इशू है ना, तो इसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोसीजर पहले बताएंगे। अगर बाद में हमें लगे कि नंबर ज्यादा है तो फिर जनरल भी बता सकते हैं, वरना नहीं। तो चूंकि ये स्पेसिफिक इशू है, हाँ ये स्पेसिफिक इशू है। क्या इस पे हम प्रोसीजर अगर लिख दे सारे तो 5 नंबर जस्टिफाइड हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। इसलिए जनरल प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो उसने इशू रेज किया, हमने उस इशू के ऊपर तो लाजमी प्रोसीजर बताने हैं ना, इससे तो एग्री करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एडिशनल प्रोसीजर बताने हैं कि नहीं मजीद, वो डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर। और नॉर्मली जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक इशू डिस्कस कर रहा होता है ना, तो मार्क्स कम होते हैं, स्पेसिफिक कोई डील करना होता है, वो फिर ज्यादा मार्क्स नहीं देता। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया मेरे भाई? आपने भी नोट कर लिया कैसे अप्रोच क्या होगी, कि हमने स्पेसिफिक इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं उसके अंदर, और उन्हीं इश्यूज के ऊपर फोकस करके प्रोसीजर बताने हैं। क्लियर हो गया ये? आगे चलते हैं। यहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन आएगा तो क्या की ऑडिट मैटर आएगा? मेरा ख्याल ये है कि चूंकि ये हमारे लिए एक मोस्ट सिग्निफिकेंट, नॉर्मल तो नहीं है, मोस्ट सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑब्टेन करने में, तो की ऑडिट मैटर आ सकता है, मेंशन कर सकते हैं। एनआरवी पे नहीं है, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स तो हमें फेस करना पड़ेगा। दे सकते हैं वैसे, लेकिन मेरे ख्याल में ना दे तो बेहतर है, ना दे तो बेहतर। आगे चलते हैं। रिक्वायर्ड। अब इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं, अब आइंदा जितने भी केस स्टडीज होंगी ना, मैंने कुछ नहीं, आप खुद इशू आइडेंटिफाई करके प्रोसीजर बताएंगे, ठीक है? और मैं जिस स्टूडेंट से पूछूंगा वही बताएगा। खास तौर पे एंड पे जो स्टूडेंट बैठे हैं, अब इनकी बारी है, और खास तौर पे जो स्टूडेंट पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो किसकी बारी है? उन्हीं की बारी है। Require state the audit procedure which may be performed in respect of each of the above audit issues identified by your team. वो कह रहे हैं इन जो भी इश्यूज आइडेंटिफाई किया है, बताओ इसमें क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अब जो इशू होगा उसमें, जो इसमें इशू होगा, जो कहानी में ट्विस्ट होगा, हर एक के प्रोसीजर बताते जाएंगे। Also briefly discuss implication of these issues on audit report. Audit report में implication भी बताओ, प्रोसीजर और audit report. You are the audit manager on BL for the year ended 31st August 2019. Following issues has been brought to your notice by your audit team. On these, अच्छा year end नोट कर लें 31st अगस्त,
ऑन 20 सितंबर 2019 यानी ईयर एंड के बाद, वन ऑफ द वेयर हाउस ऑफ BL caught fire, destroying entire inventory, furniture, fixture and equipment. The book value of the destroyed assets at time of fire was 100 million. BL has lodged a claim with the insurance company. ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और टोटल एसेट्स है, वो आपको बताया मटेरियलिटी कैलकुलेट करें। इन्वेंटरी सबसे पहले नॉन एडजस्टिंग इवेंट जिसका डिस्क्लोजर आएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मुझे बताइए, डिस्क्लोजर्स में फाइनेंशियल अमाउंट्स इंक्लूड होती हैं कि नहीं? यानी डिस्क्लोजर में सिर्फ ये बताएंगे कि आग लगी, क्या है, आग लगी और हमारे फर्नीचर, इन्वेंट्री, फिक्सर, इक्विपमेंट जल गया, सिर्फ ये बताएंगे कि जो जला है उसकी अमाउंट भी बताएंगे। ये स्टूडेंट बाज़ औक़ात ये भूल जाते हैं, कहते सर सिर्फ डिस्क्लोजर ही देना है, अमाउंट की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं हमें? तो हाँ, जला कितना ये तो बताना है, क्या जला। हाँ, ये स्कोप लिमिटेशन नहीं है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, स्कोप लिमिटेशन नहीं है। अगर कहता है रिकॉर्ड जल गया तो फिर हम स्कोप लिमिटेशन की तरफ जाते हैं। इसमें ये एरिया, आप मेरी बात सुनिएगा, इसमें इन्वेंट्री, फर्नीचर, फिक्सचर और इक्विपमेंट अलग अलग प्रोसीजर बताएं कि सबके इकट्ठे ही प्रोसीजर बताएं, क्योंकि एक ही बकुआ में सारे जलें। चलिए बताइए क्या प्रोसीजर होंगे जी मेरे भाई, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इस सेशन में? आपका क्लाइंट कह रहा है सर सारा कुछ जल गया है और हमने सारा कुछ इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम फाइल कर दिया। अब इसमें दो बड़े इश्यूज हैं, एक इंश्योरेंस, आग लगना। शाबाश, कितने स्टूडेंट ने दो इशू आइडेंटिफाई कर लिए? शाबाश, सही लाइन पे जा रहे हैं। इंश्योरेंस और आग, पहले आग लगना वेरीफाई करे वाकई आग लगी कि नहीं लगी, उतने ही एसेट जले कि नहीं जले, फिजिकली इंस्पेक्ट करेंगे लोकेशन को, उधर राख पड़ी होगी सारी। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? नहीं है, पहले फायर को तो डील कर लें। एक बुक्स देखेंगे ये एवेल्युएट करने के लिए कि पास में कितने एसेट्स मौजूद होते थे। क्योंकि आपको पता है ना, बाजू का बैंक में डाका पड़े 10 मिलियन का, तो अखबार में खबर आ जाती है 20 मिलियन लूटा गया, बाकी का 10 मिलियन क्या होता है, वो मैनेजर भी ले जाए। तो बाजू का आग लगती है ना, तो वहां पे चाहे 10 मिलियन का स्टॉक पड़ा हो, मैनेजमेंट कहे कि 20 मिलियन पड़ा हुआ था, तो इसीलिए वेरी इन्वेस्टिगेशन होती है। इंश्योरेंस वाले भी करते हैं, हम भी एज ऑडिटर चेक करेंगे कि वाकई इतना स्टॉक या इतना फर्नीचर इस लोकेशन पे पड़ा होता था कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? बुक्स से, रिकॉर्ड्स, उनको भी इंस्पेक्ट करना है, फिजिकल लोकेशन को भी इंस्पेक्ट करना है, रिकॉर्ड्स को भी कंपेयर करना है पास्ट ट्रेंड के साथ के रीजनेबल बैलेंस था कि नहीं, अंदर हाई बैलेंस तो नहीं था। अच्छा, अब इंश्योरेंस के इशू के ऊपर आ जाए, इंश्योरेंस की वेरिफिकेशन, ये वो इशू है, ये मेरे भाई बताएंगे जो आई कैप ने पूरी बुक में नहीं बताया, स्टडी टेक्स्ट में कहीं पे नहीं है, ना ही मैंने कल आपको सिखाया। अब बताइए, अपनी जजमेंट अप्लाई कीजिए, क्लाइंट ने क्लेम फाइल किया है, क्या कर? हाँ, सबसे अहम चीज इंश्योरेंस एग्रीमेंट पढ़ेंगे कि उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ेंगे, उसमें ये इशू कवर होता भी है कि नहीं, और इंश्योरेंस कंपनी वालों से कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे कि वो क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू। सब्सिक्वेंट स्टेटस देख सकते हैं, सेटलमेंट हुई कि नहीं जब तक हम मौजूद थे। और अगर क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया है तो इंश्योर करना है वर्चुअली सर्टन है कि नहीं। अगर वर्चुअली सर्टन है तभी रिसीवेबल रिकॉर्ड हो सकता है, वरना नहीं। वर्चुअली सर्टन कब होता है? जब इंश्योरेंस कंपनी अपनी लायबिलिटी एडमिट कर लेगी, क्लेम अप्रूव कर देगी, तब जी वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन से पता चलेगा कि उन्होंने क्लेम अप्रूव कर दिया या अभी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में, और अप्रूव कर दिया तो क्या है, वो कंफर्मेशन से पता चलेगा। तो अगर क्लाइंट ने रिकॉर्ड कर दिया है रिसीवेबल, हमने इंश्योर करना है जब तक ये वर्चुअली सर्टन ना हो, रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? ये चलिए, ये थे हमारा इम्प्लीकेशन रिपोर्ट। हाँ, शाबाश शाबाश। अगर डिस्क्लोज कर दिया गया है अनमोडिफाइड प्लस एम्फेसिस ऑफ मैटर, सब्सिक्वेंट इवेंट है, और अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो
ये अदर मैटर वाला, शाबाश। अदर मैटर वाला कौन था? अदर मैटर वाला कौन था? एमसीज ऑफ मैटर है भाई, प्यारे भाई, एमसीज ऑफ जी। अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो अदर मैटर आएगा। अच्छा, चुप रहते तो ज्यादा बेहतर था। पहली वाली गलती माफ कर दी मैंने। और डिस्क्लोज नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट है, और डिस्क्लोज नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट है, अदर मैटर नहीं आएगा। ये कौन सिखा गया है कि मैटर डिस्क्लोज होगा तो एमसीज ऑफ मैटर, डिस्क्लोज नहीं होगा तो अदर मैटर? कौन सिखा गया? डिस्क्लोज, अच्छा याद रखने को बड़ा आसान हो। डिस्क्लोज कर दिया एमसीज ऑफ मैटर, नहीं डिस्क्लोज किया तो अदर मैटर। ऐसी की तैसी फेर के रख दी सारी आईडी। चलिए, ये हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, डिस्कशन। अब आते हैं कल का बकाया भी कर लेंगे, पहले आज का कर लेना। नहीं वो बहुत अच्छा, आपने पढ़ के नहीं देखा, उसमें से आधे प्रोसीजर हम इन्वेंट्री के प्रोसीजर में डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि बजाय ये कि आपको जल्दी पढ़ाऊं, तसल्ली से पढ़ाऊंगा कल, क्योंकि अगर वो पढ़ा दिया ना आज, तो आज की असाइनमेंट आप नहीं कर पाएंगे। मैं चाह रहा हूं आप आज की असाइनमेंट करें। क्या 2.5 घंटे लग जाए? तो रोज के 2 घंटे कहा हुआ है मैंने। और ये चूंकि सबसे अहम चैप्टर चल रहा है, तो आधा घंटा और कुछ दिनों के लिए दे दो, बाद में 1.5 घंटा कर देना। सिर्फ ये चैप्टर है भाई, औखा सौखा होके निकाल ले इस चैप्टर को प्यारे भाई। ट्रेड रिसीवेबल एरिया कौन सा पढ़ा? अच्छा, पहली चीज सुन लें, अभी तक तो हमने हर क्लास में एक ही एरिया किया था, आज 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छोटे और मिलते जुलते हैं प्रोसीजर। ट्रेड रिसीवेबल में सबसे पहले असर्शन, कल वाला कल करा दूंगा भाई, कल वाला कल करा दूंगा। अच्छा आप सुने, एग्जिस्टेंस को कैसे वेरीफाई करेंगे? जाके देखेंगे। डेटर्स के एरिया में जो सबसे अहम प्रोसीजर होता है वो होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर सेंड करना, जिसे सर्कुलराइजेशन भी कहते हैं। ये पूछेगा बाद में, सर सर्कुलराइजेशन का मतलब क्या था? एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर सेंड करने को सर्कुलराइजेशन भी कहते हैं। डेटर्स के एरिया में, क्रेडिटर्स के एरिया में, बैंक के एरिया में सबसे अहम प्रोसीजर यही है, क्या? एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर सेंड करना। तो सबसे पहले कह रहे अच्छा एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, उसका जवाब आ गया तो एग्जिस्टेंस की असर्शन वेरीफाई होती है? बिल्कुल भाई, डेटर एग्जिस्ट करता है तो जवाब आया ना। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी उस बंदे ने लिख के दे दिया कि मैंने आपके पैसे देने हैं, यही लिखा होता है ना कंफर्मेशन के ऊपर। तो ये इस बात का भी सबूत है ना कि वैसे वो मान रहा है कि हमारा राइट है रिसीव करने। तो सर्कुलराइजेशन, अच्छा जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना उस तरीके, अभी कह रहा था मैं फॉलो करता है सर, आपको फॉलो करो ना फिर आगे तो। सर्कुलराइजेशन, अच्छा टाइम ऊपर मैंने जो नियत करके आया पढ़ा के जाना, जितना टाइम आपने जाया करना है कर ले। सर्कुलराइजेशन, फिर इसके बाद अच्छा ये क्या बात कर रहा है? रिव्यू लार्ज एंट्रीज इन कंट्रोल अकाउंट एट ईयर एंड। स्कैन लेजर तो यहां पे आ रहा है, ईयर एंड पे कट ऑफ। अच्छा यहाँ पे क्या प्रोसीजर, क्या सुन लें। एक प्रोसीजर है डेटर्स का पूरे साल का अकाउंट स्कैन करें और उसमें देखें कहीं कोई ऐसे डेटर्स तो नहीं है जो लॉन्ग टर्म रिसीवेबल हो, अनयूजुअल हो, ठीक है, या रिलेटेड पार्टी वाले हो, वो यहां पे कवर हो गए, ठीक है। ये खास तौर पे फोकस कर रहे हैं, आपने नोट नहीं किया, ये रेंट के ऊपर।
ये रेंट के ऊपर मुझे ये बताइए, क्लाइंट ने फेक सेल रिकॉर्ड करनी है, कब करेगा? ड्यूरिंग द ईयर के ये रेंट पे करेगा। तो हमें ये रेंट पे जो लार्ज ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए कि नहीं? वो फेक होती है, नॉर्मली वो फेक होती है। और खास तौर पे अगर ये रेंट के बाद रिवर्स भी हो जाए, ये रेंट, आपको एक एग्जांपल बताई थी ना जिसमें उसने कहा था रिस्क ऑफ फ्रॉड था, आगे क्वेश्चन है, उसने कहा ये रेंट पूरे साल में जो टोटल से ना पूरे साल की वो है 12 मिलियन और आखिरी 15 दिनों में 2 मिलियन। एवरेज के लिहाज से तो हर महीने में 1 मिलियन सेल हो रही है और 15 दिनों में 0.5 मिलियन होनी चाहिए, लेकिन आखिरी 15 दिनों में 2 मिलियन हो गई। रिस्क है कि नहीं? फिर उसने कहा ये जो सेल हुई है ये ऐसे कस्टमर्स को हुई है जो नए हैं, और फिर उसने कहा ये सेल ये रेंट के बाद रिवर्स भी हो गई है। फिर उसने कहा कि मैनेजमेंट को प्रॉफिट का 10% बोनस भी मिल रहा है। तो हम सारी कहानी खुल के सामने आ गई कि मैनेजमेंट ने अपना बोनस बढ़ाने के लिए फेक डेटर्स क्रिएट करके उनको सेल रिकॉर्ड की है, और चूंकि उनसे पैसे नहीं आने थे ये रेंट के बाद रिवर्स कर दिया ताकि ये रेंट का प्रॉफिट ऊपर जाए। तो मुझे बताइए, अब ये बात समझ आई कि रिव्यू लार्ज एंट्री, कौन सी एंट्रीज? लार्ज एंट्री किसमें? डेटर्स के कंट्रोल अकाउंट में एट ये रेंट, क्योंकि ये फेक सेल्स को इंडिकेट कर रही है। ये बात समझ आ गई? चलिए, कंप्लीटनेस एग्री रिगार्ड किसको किसके साथ? लेजर्स को, कंट्रोल अकाउंट को, सब्सिक्वेंट लेजर। बैलेंस स्टार्ट हमेशा बैलेंस शीट से किया करें। बैलेंस शीट के डेटर्स को कंट्रोल अकाउंट के साथ और कंट्रोल अकाउंट को सब्सिडरी लेजर के साथ, सब्सिडरी लेजर के साथ रिकंसिलिएशन बनती है। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, डेटर्स की वैल्यूएशन, रिसीवेबल की वैल्यूएशन एंड एलोकेशन कैसे करेंगे? प्रोविजन, वैल्यूएशन एलोकेशन से क्या, डेटर्स की वैल्यूएशन एलोकेशन से क्या मुराद है? उसकी प्रोविजन को चेक करना। अब सुनिए, ये सबसे पूरे डेटर्स में बाकी सब कुछ चाहे भूल जाएं, एक सर्कुलराइजेशन नहीं भूलना और दूसरा डेटर्स की प्रोविजनिंग कैसे वेरीफाई करनी है, ये सबसे अहम है। सबसे पहले क्या? इवैल्यूएट बेसिस, यानी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, ए भाई मैनेजमेंट आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट किस बेसिस पे रिकॉर्ड की है? वो कहेगा सर सबको 10% रेट लगा दिया, क्या ये बेसिस ठीक है? उसे एजिंग रिपोर्ट बनानी चाहिए। अगर वो ये कहता है तो उसका मतलब हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। काउंटिंग में ना आप दोनों चीजें सीखते हैं, स्टेट 10% रेट लगाती है प्रोविजन और एजिंग के जरिए, लेकिन ऑडिट में क्या सीखते हैं आप कि जो स्टेट 10% लगाते हैं ना वो तरीका गलत है एजिंग से, क्योंकि जो पुराने डेटर्स हैं उन पे प्रोविजन ज्यादा होनी चाहिए, नए डेटर्स पे कम। ये घोड़े गधे एक बराबर नहीं हो जाने चाहिए कि 10% सब पे लगा दिया, नहीं। मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया कि किस बेसिस के ऊपर प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे हैं, एजिंग एनालिसिस किया, यानी एजिंग रिपोर्ट को इंस्पेक्ट किया, बन रही है कि नहीं बन रही, पुराने डेटर्स के ऊपर ज्यादा रेट लगाया जा रहा है कि नहीं। वैल्यूएट डिस्प्यूटेड, क्या कोई डिस्प्यूटेड रिसीवेबल्स हैं? डिस्प्यूटेड रिसीवेबल्स हैं। डिस्प्यूटेड रिसीवेबल्स कौन से हो सकते हैं? केस चल रहा हो जिनके साथ। अब बताएं, अगर क्वेश्चन में उसने आपको ये लिख दिया कि डेटर्स, किसी डेटर के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं पूरे पैसे मिलेंगे? प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए, वर्चुअली सर्टन है। हिस्टोरिकल, अच्छा हिस्टोरिकल एक्यूरेसी बताइए क्या है? बंदा पहले किस तरह चलता आ रहा था? ये एक सिंगल डेटर के लिए नहीं है, ये एग्री पूरे डेटर्स के लिए। ये भाईजान इस अटेम्प्ट में पास होंगे कि नहीं, आप कैसे असेस करें? एविडेंस, हम एविडेंस की बेस पे देखेंगे पास्ट में ये कितने पेपर दे के कितने पास होते रहे हैं। यह है हिस्टोरिकल एक्यूरेसी।
अगर मैनेजमेंट पास में जो प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड करती रही है, एक्चुअली बाद में तकरीबन उतने ही डेट बैड होते रहे हैं, इसका मतलब है पास में रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट की ठीक होती थी, तो अब भी प्रोबेबली ठीक होगी। ये एक इंडिकेशन है, याद रखें, इस पे हमारी पूरी तसल्ली नहीं हो जाएगी, लेकिन हम इस फैक्टर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और अगर पास में प्रोविजन का और एक्चुअल का ज्यादा डिफरेंस होता था, तो इस दफा भी पास में गलत प्रोविजन रिकॉर्ड करते रहे, इस दफा भी गलत होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी देखनी चाहिए। और ये एक ऐसा प्रोसीजर जो कि केस स्टडी में आपके काम आएगा। और भाई ने क्वेश्चन भी स्टार्ट में पूछा था, एक सब्सिक्वेंट क्लियरेंस बताएं। सब्सिक्वेंट देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन है ना, ये दो तरह से प्रोसीजर परफॉर्म होता है। आज के लेक्चर का सबसे टेक्निकल पॉइंट सुनने के लिए तैयार हो जाए। फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसीजर दो तरह से परफॉर्म होता है, लिस्ट टू फ्लोर, असर्शन चेंज हो जाती है ना। सब्सिक्वेंट क्लियरेंस ये आपका डेटर्स के लिए भी होता है, क्रेडिटर्स के लिए भी, लेकिन दोनों में तरीकाकार फर्क है। मैं पहले आपको बता दूं परफॉर्म कैसे होते हैं। सब्सिक्वेंट क्लियरेंस का प्रोसीजर परफॉर्म करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं बताऊंगा, असर्शन आप बताएंगे। पहला तरीका, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी लेजर। सब्सिडरी लेजर में इंडिविजुअल लेटर आ रहे हैं। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी and inspect whether after the year end subsequent to year cash has been received from them। क्या ये एक रेलिवेंट प्रोसीजर हमें परफॉर्म करना चाहिए कि ईयर एंड में जो रिसीवेबल है, ईयर एंड के बाद उनसे पैसे मिले कि नहीं मिले? यस। असर्शन कौन सी? एग्जिस्टेंस। अब प्रोसीजर सुनिए। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ रिसीट्स आफ्टर द ईयर एंड and check whether receivable has been recorded in balance sheet। कौन से? ये प्रोसीजर को किस सेक्शन को वेरीफाई कर रहा है? कंप्लीटनेस के लिए। अगर हम क्रेडिटर्स का जो बैलेंस शीट डेट पे क्रेडिटर्स है उनका सैंपल सेलेक्ट करें और देखें ईयर एंड के बाद पेमेंट हो गई कि नहीं हो गई, बैलेंस शीट में से क्रेडिटर का सैंपल सेलेक्ट करें और देखें ईयर एंड के बाद पेमेंट हो गई कि नहीं, एग्जिस्ट। और अगर ईयर एंड के बाद पेमेंट्स का सैंपल उठाएं और देखें बैलेंस शीट डेट पे रिकॉर्ड हुआ, कंप्लीटनेस। हमारा एक लिस्टेड क्लाइंट था, मुझे याद है, उसमें उसकी रिपोर्ट 2-3 दिन डिले हो गई थी इस वजह से। क्लाइंट ने पहले इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी, उनमें कहानी ठीक थी। जब फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई ना, उनमें कंपेयर किया तो पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिट लायबिलिटीज बहुत कम थी। जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो अक्रूड लायबिलिटीज हैं वो क्लाइंट ने बहुत कम रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो हालांकि ऑपरेशंस नॉर्मल थे, हमारे पार्टनर ने कहा अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज का रिस्क है। कंपेयर करने से पता चला लायबिलिटी इस साल कम अंडर स्टेटमेंट। उसने कहा आप ढूंढिए वो लायबिलिटीज जो क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं की। बताइए असर्शन कौन से थे? कौन सी असर्शन? कंप्लीटनेस। हमने प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया वाला, गैस कर सकते हैं? जनवरी के महीने की, ईयर एंड 31 दिसंबर था, जनवरी के महीने की पेमेंट सेलेक्ट की बड़ी बड़ी और उनका वाउचर साथ में चेक किया किस डेट का है। पेमेंट तो जनवरी के हुई, पता चला कुछ वाउचर्स थे दिसंबर के, यानी इसका मतलब उनके गैस में सर्विसेज रिसीव हो चुकी थी दिसंबर में, लेकिन पेमेंट हुई जनवरी में। क्लाइंट ने उनको जनवरी में रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन हमने फिर उसको अक्रूवल में रिकॉर्ड करा और ये हाँ कैश बेसिस इस्तेमाल कर रहा था। शाबाश। अब अगर आपकी लायबिलिटीज अंडरस्टेटेड हैं और आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो लायबिलिटीज जो मिट कर दी है क्लाइंट ने, तो क्या करेंगे? ईयर एंड के सब्सिक्वेंट पेमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे जो पिछले साल से रिलेट करती है वो इस साल में रिकॉर्ड हो गई है कि नहीं। ये प्रोसीजर समझ आया सब्सिक्वेंट क्लियरेंस? तो याद रखें, फिजिकल वेरिफिकेशन की तरह सब्सिक्वेंट क्लियरेंस भी बोथ वे में काम करता है। रिकॉर्डेड अमाउंट को सेलेक्ट करके
पेमेंट से चेक कर ले तो और असर्शन, और अगर रिवर्स आए यानी पेमेंट को सेलेक्ट करके रिकॉर्डेड अमाउंट देखे हुई है कि नहीं, फिर और असर्शन। ये समझ आए? इसी तरह देखे डेटर्स में सबसे अहम प्रोसीजर है फिजिकल ये सर्कुलराइजेशन का, और असर्शन जो है केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से है वैल्यूएशन एलोकेशन। ये दो ज्यादा अहम। क्रेडिटर में भी इसी तरह। अच्छा, कट ऑफ मतलब जीडीएन चेक कर लो किस डेट की है, रेलिवेंट नहीं, सेल इनवॉइस नहीं, जीडीएन। सेल्स मुझे बताइए, सेल्स किस वक्त रिकॉर्ड होती है, जीडीएन की बेस पे कि सेल इनवॉइस की बेस पे? जीडीएन की बेस पे। इसलिए जीडीएन की डेट चेक करनी है, जीडीएन गुड डिस्पैच नोट की। लेकिन एरिया तो हम डेटर्स का कर रहे हैं। अगर सेल्स सही रिकॉर्ड हुई है तो इसका मतलब डेटर्स भी ठीक है, अगर सेल्स गलत रिकॉर्ड हुई है तो इनवॉइस दिसंबर की है और जीडीएन जनवरी की है, तो ये नेक्स्ट ईयर में होनी चाहिए। बिल्कुल याद रखिए, सेल पर है क्या जी, सेल कब रिकॉर्ड होनी चाहिए, जीडीएन की बेस पे के इनवॉइस की बेस पे? जब गुड डिस्पैच हो तो चाहे इनवॉइस पहले आए चाहे बाद में आए, हमारी सेल कब रिकॉर्ड होनी चाहिए, गुड डिस्पैच हो जाए। और एक जगह पे उसने केस स्टडी में कंसर्न पूछा था, उसने कहा क्लाइंट ने इनवॉइस भेज दी, हमारा सप्लायर था क्लाइंट का, उसने इनवॉइस भेज दी, चीजें अगले महीने भेजी, परचेज क्लाइंट ने जैसे ही इनवॉइस आई परचेज रिकॉर्ड कर ली। क्या सिस्टम ठीक है कि उसमें वीकनेस है? वीकनेस क्या वीकनेस है? परचेज गुड रिसीट की बेस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। भाई काउंटिंग में सीखते नहीं है आप, ये इंट्रो में जो परचेज है वो जीआरएन की बेस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, सेल्स है गुड डिस्पैच नोट की बेस पे रिकॉर्ड होनी। तो ये गुड डिस्पैच नोट है, सेल इनवॉइस नहीं है कि वो कब रिकॉर्ड हुई है, यानी हाँ ठीक है, जिस महीने की गुड डिस्पैच नोट हो उसी महीने की रिकॉर्डिंग, उसी महीने की सेल इनवॉइस होनी चाहिए। अगर वो जो कहेगा ना केस स्टडी में आएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर वो कहे क्या कह दिया, बता क्या कह दिया? उनका क्वेश्चन ये है कि सर सेल कर दी, अगली पार्टी ने कहा कुछ अरसे के लिए चीजें अपने पास रखें, कुछ अरसे के लिए चीजें अपने पास, ये सेल हो गई कि नहीं हुई? हो गई। अब हम क्लाइंट की चीजें अपने पास बतौर मानद रख रहे हैं। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल। अच्छा मुझे बताइए, डेटर क्या हर एरिया में, हर एरिया की 6-6 दर्शन होती है, हर एरिया में एक जैसी दर्शन अहम होती है कि किसी में कोई दर्शन ज्यादा कोई कम? डेटर में सबसे ज्यादा अहम दर्शन क्या है? वैल्यूएशन एलोकेशन। क्रेडिटर में सबसे अहम क्या होगी? वैल्यूएशन ही कंप्लीटनेस। क्लाइंट एसेट्स को ओवरस्टेट करने की कोशिश करता है और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट करने की कोशिश करता है। डेटर्स के केस में एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन ज्यादा अहम है। एग्जिस्टेंस कैसे, कहीं फेक डेटर तो रिकॉर्ड नहीं कर दिए, वैल्यूएशन कैसे, डेटर बैड डेट हो गए रिकॉर्ड ही नहीं किए नुकसान से बचने के लिए। डेटर्स में एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन सबसे ज्यादा अहम है। क्रेडिटर्स में वैल्यूएशन अहम नहीं है, एग्जिस्टेंस अहम नहीं है, कंप्लीटनेस। इधर क्लाइंट ने ज्यादा से ज्यादा किया होगा डेटर्स को, क्रेडिटर्स में कम से कम किया, इसमें ज्यादा रिस्क हमारा नो डाउट। बाकी की सेक्शन भी चेक करेंगे, ज्यादा रिस्क किसका है? कंप्लीटनेस का। एग्री किसको किससे करना है? रिकॉर्ड के साथ, ठीक है। सर्कुलराइजेशन ये क्लियर है।
कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है। सब्सिक्वेंट पेमेंट, अच्छा सब्सिक्वेंट पेमेंट इधर भी है, ये है जनरल, ये कंप्लीटनेस के लिए उसने लैदा कर दिए, बाकी की सारी दर्शन के लिए उसने लैदा कर दिए। ये वाले एरिया में ना डेटर्स और क्रेडिटर्स में आई कैप एजर्शन वाइज नहीं चला। फिक्स एसेट में इन्वेंटरी में तो हमें एजर्शन दे के बताता था ना, इस एजर्शन का ये प्रोसीजर, इस एजर्शन का ये प्रोसीजर, इन्वेंटरी में इसी तरह किया था ना एजर्शन। इसमें उसने सिर्फ जो अहम वाली एजर्शन है उसको लैदा किया है, बाकी की एजर्शन सारी इकट्ठी कर दी। तो हम साइंसदान बनते हुए ये वाली एजर्शन को अलग अलग कर दें कि जैसे उसने दिया है ऐसी तरीके से याद कर लें। जो काम उसने नहीं किया वो हमें भी करने की जरूरत नहीं है, नहीं पेपर में नहीं करेगा, ये कंफर्म बात है। जो उसने सिखाया उसके मुताबिक चले। अच्छा इसमें भी है सेलेक्ट सैंपल ऑफ सिग्निफिकेंट पेमेंट्स आफ्टर ईयर एंड। ये कंप्लीट, ये क्या कह रहा है, ईयर एंड के बाद पेमेंट सेलेक्ट करो और देखो ईयर एंड पे रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। यहां पे क्या कह रहा है, ईयर एंड पे सैंपल सेलेक्ट करो, देखो ईयर एंड के बाद पेमेंट हुई कि नहीं। ये दोनों प्रोसीजर ज़हन में रखिएगा, है एक जैसे लेकिन डायरेक्शन का फर्क है। हाँ जी, कंट्रोल एंड अकाउंट की एंट्रीज उधर देखिए थी, इधर भी देखेंगे। क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन उधर देखिए, इधर भी देखेंगे। एजिंग रिपोर्ट उधर देखिए, इधर भी देखेंगे। अच्छा इसीलिए तो डेटर और क्रेडिटर इकट्ठे सिखाए थे क्योंकि प्रोसीजर मिलते जुलते हैं। लेकिन आपने मेरी बात पे यकीन नहीं करना, मैं क्या कह रहा हूं, डेटर्स के और क्रेडिटर्स के प्रोसीजर मिलते जुलते। अच्छा ये क्या कह रहा है, कंपेयर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स विद लास्ट ईयर। पिछले इस साल के क्या, पिछले साल बैलेंस, ये तो नहीं पिछले साल 20 मिलियन था, इस साल 2 लाख है। ये जो आपको बताया था पार्टनर ने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया था, उससे पता चला क्रेडिटर कम है। ये अहम प्रोसीजर है। इस साल के क्रेडिटर्स की लिस्ट लेके उसे पिछले साल के क्रेडिटर के साथ कंपेयर करो कि देखो पिछले साल ज्यादा और इस साल कम तो नहीं है। कट ऑफ ऑन परचेजेस जैसे उधर था, कट ऑफ जीडीएन पे था, ये कट ऑफ जीआरएन पे होगा। कंपेयर अकाउंट स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये जवाब देगा इंशाल्लाह इस दफा पास, जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन और अकाउंट स्टेटमेंट का फर्क बताए। जब हम परचेज करते हैं तो अकाउंट स्टेटमेंट आते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट पीरियड के बाद दी जाती है रेगुलर। अकाउंट स्टेटमेंट हर महीने क्लाइंट और उसके जो कस्टमर सब एक दूसरे को भेज रहे होते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन वो जो ऑर्डर भेजता है। ये चैप्टर 3 में स्टडी टिप में सिखाया था, सुनते ही खामोश हो गए। मैं पास हो गया। मैं ये कंफर्मेशन है, ये अकाउंट स्टेटमेंट है। कह रहे जो क्लाइंट ने अकाउंट स्टेटमेंट सेंड किए ना, वो देखो मैच होती है कि नहीं होती पार्टीज के साथ, भाई देखना चाहिए। एक तो ये हम जो कंफर्मेशन सेंड करते हैं ना, वो ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस होता है। क्लाइंट जो अकाउंट स्टेटमेंट सेंड करता है वो हर महीने का बैलेंस कंपेयर हो रहा होता है। हम ईयर एंड पे तो चेक कर ही लेंगे कंफर्मेशन से, लेकिन क्लाइंट की जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसको उसके इंडिविजुअल बैलेंस के साथ भी कंपेयर कर लें। लिस्ट होगी क्रेडिटर्स की, बिल्कुल सही। यानी हम अकाउंट स्टेटमेंट जो वापस आई है क्रेडिटर से, उसको लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस के साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है। पेंडिंग जीआरएन क्या होता है? जैसे लेक्चर पेंडिंग हो जाते हैं, कुछ जीआरएन ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो पाते। परचेज हो गई, चीजें आ गई हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं की एंट्री। जैसे लेक्चर्स आपके अकाउंट में पहुंच गए हैं, आपने अभी देखे नहीं है,
नहीं, एंड पे भूल ही जाते हैं, क्लाइंट भी भूल ही जाते हैं एंड पे जीआरएन रिकॉर्ड करना, वो फिर हम उसे याद करवाते हैं। अब सुन लें वो क्वेश्चन जो आपको सिखाया नहीं और आई क्या पूछेगा। भैया केस स्टडी आप, हाँ जी, डेटर्स के प्रोसीजर आए, क्राइटेरिया के प्रोसीजर सीख लिए। अब एक सिचुएशन दे रहा हूं आपको, आपने बताना है कि ये आपने सीखी कि नहीं। अगर नहीं सीखी तो कल इसके प्रोसीजर तैयार करके आने हैं। क्लाइंट का एक डेटर था, हमें पता चला कि वो बैंकरप्ट हो गया है। एक डेटर था मिस्टर ए, बैंकरप्ट हो गया है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? अब देखिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट के प्रोसीजर हैं, लेकिन ये तो ओवरऑल प्रोसीजर हैं। मैंने आपसे जैसे इन्वेंट्री में सिखाया था ना, आपको कल सिखाया क्या था, इन्वेंट्री के ओवरऑल प्रोसीजर। लेकिन आज केस स्टडी कौन सी करवाई? एक स्पेशल ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया, उस स्पेसिफिक इन्वेंट्री के प्रोसीजर बताओ, फर्क है ना। इसी तरह यहां पे भी पूछेगा। मैंने प्रोसीजर बताया आपको जनरल ओवरऑल, लेकिन कल केस स्टडी क्या कि एक डेटर है वो कह रहा है मैं बैंकरप्ट हो गया हूं, हमने इंश्योर करना है एज ऑडिटर एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग रिकॉर्ड हो जाए। कैसे इंश्योर करेंगे बताएं? कोड ऑफिशियल लिक्विडेटर से कांटेक्ट करेंगे, कन्फर्म उसे कम्युनिकेशन करेंगे, ईयर एंड के बाद देखेंगे कि कलेक्शन कोई रिसीव हुई कि नहीं हुई, वगैरह वगैरह। आज आपकी असाइनमेंट ये है, असाइनमेंट लाजमी करनी है, खासतौर पे वॉल्यूम 2 की, ठीक है। ये असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है। आपको पता है इसमें केस स्टडी के ऊपर हम ज्यादा टाइम लगा रहे हैं लेक्चर की निस्बत, क्योंकि लेक्चर जो है वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करेगा, केस स्टडी आपको एग्जाम लेवल तक लेके जाएगी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।